मैं अपने घर वालों से बहुत दूर थी, इतनी दूर कि अब उनसे दोबारा कभी मिल भी नहीं सकती थी। बस आप समझ जाइए, मेरे घर वाले मेरे बचपन में ही मुझसे बिछड़ गए थे, इस दुनिया से ही चले गए थे, तो मैं क्या उम्मीद रखती। जिंदगी धीरे धीरे गुजर रही थी। जब मैं 16-17 साल की हुई तो मुझे अपने घर में, अपने रवैये में और हर चीज में तब्दीली महसूस होने लगी। मैं अपनी चची जान के यहाँ रहा करती थी। चची जान मुझसे बहुत प्यार करती, पर कभी कभी उनका रवैया अजीब हो जाता। आज भी इन्होंने मुझसे कहा था कि वो मेरे कमरे में आएंगी, और जब भी वो ऐसा कहती मेरे साथ बहुत कुछ अजीब सा होने लगता। रात के तकरीबन 8 बजे थे जब चची ने अपनी सूरत मुझे दिखाई। हमेशा की तरह वो मुस्कुराती हुई मेरे कमरे में दाखिल हुई। इन्होंने कमरे के दरवाजे को कुंडी लगा दी और कहने लगी, चलो सर की मालिश करती हूँ, तुम्हें इतनी पुरसुकून नींद आएगी कि सुबह होने से पहले जाग नहीं पाओगी। चची ने ये कहकर मेरा सर अपनी गोद में ले लिया और मेरा सर सहलाने लगी। मैं बेखबरी में बैठी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इनसे कुछ पूछूं, पर मैं पूछ नहीं पाई। रफ्ता रफ्ता मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी। फिर चची ने मेरा सर बिस्तर पर रखा और जाने ही लगी थी कि मेरी आंख दोबारा खुल गई। चची, आप जा रही हो? मेरे पूछने पर वो पीछे मुड़ी और बोली, अरे तू जाग गई, तुझे नींद नहीं आई क्या? नहीं चची, मुझे नींद नहीं आई, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा सोने का। मेरी बात पर चची अजीब सा मुंह बनाकर बोली, अच्छा रुको, मैं आती हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल गई, और जब वो वापस आई तो उनके पास एक दूध का गिलास था। मैं उनके सामने ही बैठी थी। इन्होंने मुझे सर से पकड़कर किसी बच्चे की तरह सारे का सारा दूध गले में उंडेल दिया। मैं नाम भी करती तो कैसे करती। दूध पीते ही मुझे बेहोशी वाली नींद आ गई। मुझे नहीं मालूम कि रात का वो वक्त कैसे गुजरा। जब मेरी सुबह आंख खुली तो मैं बहुत तरोताजा महसूस कर रही थी। तबीयत भी ठीक थी। मैं फौरन कमरे से बाहर आ गई। देखा तो घर में कोई भी नहीं था। अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही मैं चची के कमरे में जाने लगी तो मुझे ये जानकर हैरत हुई थी कि इनका कमरा भी बंद था और बाहर किसी किस्म की कोई हरकत नहीं देखी जा रही थी। चचा का कमरा, सब लोगों के कमरे खुले हुए थे, पर चची का कमरा बंद था। मैंने पूरा घर घूमकर देखा। घर में और कोई भी नहीं था, सिर्फ चची और मैं ही थे। मैंने दरवाजा जोर से बजाया। चची ने पहले तो दरवाजा ना खोला। मैं बाहर ही खड़ी हो गई। शायद कि चची ये समझी होंगी कि मैं उनके कमरे के सामने से हट गई हूँ, पर ऐसा नहीं था। मैं उनके कमरे के बाहर ही खड़ी थी। जब इन्होंने दरवाजे को अंदर से खोला, मैंने देखा चची बहुत खुश थी। इनके हाथों में ढेरों रुपए थे। वो बहुत खुशी खुशी पैसे गिन रही थी कि इनकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही वो चौंक गई और मेरी तरफ गुस्से से देखकर बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे डरा ही दिया। तेरा चचा कहाँ गया? इन्होंने बातें बदलने की कोशिश की, पर मेरी नजर उन्हीं पैसों पर थी जो इनके हाथ में थे। चची, ये पैसे कहाँ से आए? ज्यादा सवाल मत कर, जाकर अपना काम कर। ये कहकर चची ने मुझे टरखा दिया, पर मेरे जहन में ये बात बैठ गई थी कि जरूर चची ने कहीं न कहीं से कोई लंबा हाथ मारा है, वरना इतने पैसे तो इन्होंने पूरी जिंदगी में न देखे थे। मुझे चची पर शक भी होने लगा था, पर मैं बोली नहीं, क्योंकि वो बात का बतंगड़ बनाकर हमेशा मुझे चचा के सामने कसूरवार ठहरा देती। ऐसे में मेरे लिए उनका सामना करना मुश्किल हो जाता। दिन भर हमने यूं ही अकेले वक्त गुजारा, मगर चची मुझसे खिंची खिंची नजर आ रही थी। वो कभी मेरी तरफ नजर उठाकर न देखती। मैं उनको बुलाती तो वो नजरें चुराने लगती और मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा रवैया इख्तियार किए हुए थी। लगता था जैसे चची को मैं बहुत पसंद आ गई हूँ, पर ऐसा भी नहीं था। वो अपने बच्चों पर कभी मुझे तरजीह नहीं देती थी, लेकिन आज कभी मुझे दूध बनाकर पिलाती, कभी रबड़ी खिलाती तो कभी कुछ करती। मुझे तो चची का रवैया पहले से भी ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि कोई ऐसा शख्स जो आपके साथ बुरा रवैया रखे हुए हो एकदम से अच्छा होने लगे तो उस पर शक ही होने लगता है। खैर, मैंने भी चची के साथ कोई भी सवाल जवाब नहीं किया। मैं जानती थी कि अब वो मुझे कुछ नहीं बताएंगी, पर वो राज क्या था जिसकी खातिर वो मुझसे नजरें चुरा रही थी, ये मेरी समझ से बाहर था। मगर फिर अगले ही लम्हे राज मुझ पर आश्कार भी हो गया कि चची ऐसा क्यों कर रही थी। मेरी चचाजाद बहन सानिया सुबह के अपने कमरे में सो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आई। उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। खैर, वो चची के पास आई। किसी बात पर उन दोनों की तल्ख कलामी हो गई तो मेरी चचाजाद बहन सोनिया ऊंची ऊंची आवाज में चची से कहने लगी, अम्मा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने ये सब क्यों किया है। तुम उसे भी रोज रात को दूध का गिलास पिलाती हो ना, ताकि वो सो जाए, और तुम। अभी वो ये कुछ कह ही रही थी कि चची ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चुप कर नाहल्फ, तुझे मैंने इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया कि तू सांप की तरह मुझे ही डसना शुरू हो जाए। शर्म कर, तू अपनी माँ की नीयत पर शक करती है। अरे, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, वही किया जो वक्त की जरूरत थी। अगर मैं ऐसा न करती तो आज तेरी कुर्बानी देना पड़ती। ये दोनों मुबहिम से अंदाज में बातें कर रही थी। क्या अल्लाह, ये क्या माजरा है? क्या चची जान मेरी कुर्बानी देती हैं? मैं चची की बातें सुनकर यही सब सोचने पर मजबूर हो गई थी। मैंने कहा, ठीक है चची जान, मैं तो मजाक कर रही थी।
मुझे लगा अगर मैं दूध नहीं पीऊंगी तो आप साथ में अंडा भी ला कर देंगी। मैंने ये देख करके कि चची अपनी बात से फिरने वालों में से नहीं है, मैंने उनके सामने बहाना कर दिया ताकि वो मेरे कमरे से चली जाएं। चची के जाने के फौरन बाद ही मैंने दूध का गिलास लिया और खिड़की से बाहर गिरा दिया। खिड़की के बाहर नरम लॉन की जमीन थी जिसमें दूध जज्ब हो जाना था, सो मुझे फिक्र नहीं थी। तकरीबन 10 मिनट बाद चची फिर मेरे कमरे में दाखिल हुई, ये देखने के लिए कि मैंने दूध पी लिया है या नहीं। मैं गुस्ल खाने में थी जबकि गिलास से दूध खत्म हो चुका था। चची इत्मीनान करके मेरे कमरे से चली गई। जब मैं बाहर आई तो वहाँ कुछ भी नहीं था, मतलब चची गिलास लेकर चली गई थी। उनको इत्मीनान था कि थोड़ी ही देर में मैं जरूर गहरी नींद सो जाऊंगी, और फिर ऐसा ही हुआ। मुझे नींद आ जानी थी अगर मैंने दूध पी लिया होता, पर आज मैंने दूध गिरा दिया था, सो नींद ना आई। मेरी आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। मैंने एहतियातन अपने कमरे की रोशनी बुझा दी थी। आज मुझे बिल्कुल भी नींद ना आ रही थी। आई भी तो कच्ची पक्की नींद थी, यानी मैं अगर किसी के कमरे की दाखिल होने की आवाज सुनती तो जरूर जाग जाती। और फिर अल्लाह ने जब मुझे राज दिखाना था, दिखला ही दिया। रात का 1 बजा होगा कि बाहर वाले दरवाजे से हल्की सी आवाज पैदा हुई, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मैंने फौरन उठकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। न जाने क्यों मुझे डर लग रहा था, मगर जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, उससे पीछे से किसी ने जोर का धक्का दिया था। मैंने कमरे को कुंडी नहीं लगाई थी, यूं दरवाजा यकदम खुल गया। मैंने देखा मेरे सामने एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। वो अपना नकाब उतारने ही वाला था कि उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी। मैं उसको देखकर डर गई। मैं घबराने लगी। मेरी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग मेरे कमरों की तरफ भागे आए। एकदम से भागकर सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे चला गया। मेरी तो चीखू पुकार की आवाज सुनकर सब लोग मेरे कमरे में जमा हो गए। चचा और मेरे चचा का बेटा जहीर भी उनमें शामिल थे। चचा जान मुझे बचा लें चचा जान, मैं मर जाऊंगी। मैं ये कहते हुए उनसे लिपट गई। चची मुझे खूंखार नजरों से घूरने लगी। अरे लड़की, क्या हुआ है? क्या कोई आशिक मिलने के लिए बुलाया था? चची मेरी ये बात करते हुए मुझे बहुत बुरी लगी थी। आज पहली बार इन्होंने मुझे सबके सामने जलीलो रुसवा करने की कोशिश की थी, और सच पूछे तो आज ही इनकी बुरी नीयत मुझ पर आया हुई थी। नहीं चची, मुझसे मिलने कौन आएगा? बस मुझे डर लग रहा था। तभी मैंने देखा कि बाहर वाले कमरे से कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात सुनकर चची ने सर पकड़ लिया और चचा से बोली, अरे जी सुनते हो, इसका अपना ही कोई कारनामा होगा। वैसे भी चंद दिनों में ये जो गुल खिलाने वाली है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये कहकर चची ने बुरा सा मुंह बनाया, अपने शौहर को लेकर कमरे में चली गई। मैं सोचने लगी कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। हालांकि मैंने आज तक किसी मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखा था। जब से मैंने होश संभाला था, मैं अपनी चची जान के साथ ही रहने लगी थी। मेरी तो तरबियत मेरी माँ ने भी नहीं की थी, फिर वो ऐसी बातें जानबूझकर क्यों कर रही थी। मैं मारे दुख के बहुत ज्यादा रोने लगी। चची ने इस बात की भी परवाह नहीं की और वो अपने कमरे में चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि चची मेरी इज्जत का सौदा करके अपने लिए ऐशो आराम खरीद रही है। यह ख्याल ही मेरे लिए जानलेवा था। कोई लड़की खुद पर ऐसा इल्जाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर ये तो पूरे का पूरा वाकया था जिसका मुझे शक भी था, और चची पर भरपूर शक था, क्योंकि कुछ दिन पहले इन्होंने बहुत सारे पैसे चचा को दिए थे। चचा भी इनसे पूछ रहे थे कि तुमने ये पैसे कहाँ से लाए, मगर चची ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका साफ मतलब तो यही था कि चची कुछ न कुछ ऐसा कर रही थी जो कि मशकूक था। अब मैंने ठान ली थी कि मैं कभी भी चची की दी हुई कोई भी चीज सोने से पहले नहीं खाऊंगी, और चचा को जरूर इत्तला कर दूंगी कि वो सोने से पहले घर के दरवाजे अच्छी तरह चेक कर लिया करें। दूसरी बात तो मेरी पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि चचा तक मेरी इतनी रसाई नहीं थी। चची हर वक्त उनको अपने हिसार में ही रखती। कोई भी बात करना होती तो वो चची को ही बताई जाती। खैर, दूसरी बात मेरी ही इख्तियार में थी। अब चची रोजाना रात को मुझे दूध ला कर देती तो मैं उसे पीने की बजाय पिछले वाले लॉन में गिरा देती थी। मैं जानती थी कि इस सब का यही हल है। एक दो दिन तो कुछ नहीं हुआ। शायद चची ये आजमा रही थी कि दूध पीकर मुझे नींद आती है या नहीं। अब चची जान जब भी मेरे कमरे में आती, मैं जाग रही होती। ये देखकर चची को बहुत गुस्सा आता। कहती कि तूने लाजमी दूध नहीं पिया होगा, कहीं न कहीं गिरा दिया होगा। अब मुझे इस बात पर मजीद शक था, सो दूध पीना तो बंद ही कर दिया। चची इस बात पर रोज गुस्सा करती, पर मैं भी रोजाना दूध गिरा देती। तकरीबन 1 हफ्ते बाद की बात है, जब मेरे पेट में शदीद दर्द होने लगा। चची मुझे हमेशा की तरह अस्पताल लेकर गई। इससे पहले मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, पर आज मैं डॉक्टर से खुद बात करना चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। क्यों चची मुझे इतने खुफिया तरीके से डॉक्टर के पास लेकर जाती है कि मेरे चचा और चचाजाद भाइयों को भी पता नहीं चलता। कर ली थी। डॉक्टर ने जब मुझसे पूछा कि बेटा आपकी शादी कब हुई थी, तो मैं हैरत से चची को देखने लगी। इससे पहले कि चची को जवाब देती, मैंने कह दिया, डॉक्टर साहिब मेरी शादी नहीं हुई, मैं तो अपनी चची के घर रहती हूँ। मेरी बात सुनकर डॉक्टर जरा हैरान भी हुआ और मेरी तरफ गौर से देखने लगा। बेटी, क्या तुम किसी को जानती हो? मतलब किसी के साथ तुम्हारा ताल्लुक है? डॉक्टर की यह बात सुनकर
मुझे तो जैसे घिन आ गई। डॉक्टर साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं किसी को नहीं जानती, मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं रोने लगी थी। अच्छा बेटा, तुम परेशान न हो, मैं अभी तस्दीक कर लेता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है या नहीं। चाची ये बात सुनकर मुझे बाहर ले जाने का बोली, पर मैं भी आज चुप रहने वालों में से नहीं थी। नहीं चाची, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। डॉक्टर मेरी बीमारी के बारे में बताएंगे तभी जाऊंगी। चाची मेरी बात सुनकर अपना सर पीटने लगी। मैंने तुझे जितना कहा है उतना ही कर, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। चाची ने मुझे बाहर जाने के लिए जबरदस्ती की तो डॉक्टर ने मुझे रोक दिया। बहन जी, आप इतना जिद क्यों कर रही हैं? आप अपनी बच्ची को जानने दें कि वो उम्मीद से है, हामला हो चुकी है। अब इसके लिए तो मसला बनेगा ही। आप बताएं कि आप इसकी क्या लगती हैं? चची का रंग पीला पड़ गया और मेरे तो पांव तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि चची मेरे साथ क्या खेल खेल रही हैं। खुदा के लिए चची बताएं, वो कौन है? आप ही किसी को मेरे कमरे में भेजती है ना? मैं वहीं बैठे हुए रोने लगी। अरे तू पागल तो नहीं हो गई? मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तेरी अपनी आशिकी माशूकी खत्म नहीं होती, अपने गुनाह का इल्जाम मुझ पर थोप रही है। चची मुझे बालों की चुटिया से पकड़कर हिलाते हुए बोली, चची मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। अल्लाह की कसम, आज तक मैंने किसी लड़के से बात नहीं की, सर उठाकर नहीं देखा। तुम बता दो, तुमने जरूर मेरे साथ कोई खेल खेला है। हम दोनों डॉक्टर के कमरे में ही लड़ पड़ी। डॉक्टर ने हमें अलग कर दिया। बोला कि आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, बच्ची के बाप का भी पता चल जाएगा। आपको अगर किसी पर शक है तो बता दें। चची ये सुनकर आए बाएं शाएं करने लगी और बोली, डॉक्टर साहिब आप ये बच्चा जाया कर दें, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। हमें ना ही इसके बाप का नाम जानना है। ये सब जानकर भी हम क्या कर लेंगे? हमें तो अपनी बच्ची की इज्जत बचानी है। ये सुनकर चची ने खौफजदा निगाहों से मेरी तरफ देखा और बोली, तू यहीं मर, मैं घर जा रही हूँ, मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं। मुझे नहीं पता कि तूने ये सब क्यों किया है, किसके साथ किया है। मैं तो तुम्हारे चचा को कह दूंगी कि तुम अपने किसी आशिक के साथ भाग गई हो। ये कहकर चची तो चली गई, पर मेरा दिल उजड़ गया था। मैं रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं 25 साल से इस इलाके में नौकरी कर रहा हूँ। तुम्हारे वालिदैन को भी जानता था, तुम एक शरीफ खानदान की चश्मो चिराग हो। इस बारे में फिक्र नहीं करो। मुझे तुम्हारी चची कोई मकार औरत मालूम होती है। इसने हमेशा से ही तुम्हें मेरे पास लाकर मुझे तुम्हारे बारे में गलत बात ही बताई है। पर अब मैं गया हूँ कि ये जो औरत कहती आई वो बिल्कुल झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तुम इतनी मासूम हो, मैं भी यही सोचता था कि इतनी मासूम और खूबसूरत प्यारी सी लड़की, प्यारी सी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है। डॉक्टर साहिब मुझे तसल्ली दे रहे थे। वो वाकई हमारे इलाके के ही थे। उनसे बात करके मेरी परेशानी कम हो गई थी। तभी इन्होंने मुझसे कहा, मैं तुमको एक आदमी से मिलवाता हूँ, वो तुम्हें सारी की सारी सच्चाई जरूर बता देगा। वो फकीर है, यहीं पर रहता है। तुम्हारी चची तो उसे कई बार दान भी दे चुकी है, पर वो उससे कुछ भी नहीं लेता। कहता है कि पहले तो अपने गुनाह साफ कर। इस अस्पताल में आने वाले चंदे की मरीज हैं और मैं उनकी पूरी जिंदगी की कहानियों से वाकिफ हूँ। तुम्हारी चची भी उनमें से एक है। ये कहकर डॉक्टर साहिब मुझे उस फकीर के पास ले गए। उजड़े बालों वाला ये फकीर सड़क के किनारे बैठा अक्सर ही हमें आते जाते देखता रहता था। फकीर ने डॉक्टर की बात सुनते ही कहा, मैं तेरा काम कर दूंगा। ये लड़की, तू रात के 1 बजे दुल्हन बनकर अपने घर की छत पर आ जाना। उसने इतनी बात की और मुझे जाने को कह दिया। डॉक्टर साहब ने भी यही कहा कि जैसा फकीर साहब कह रहे हैं तुम बिल्कुल वैसा ही करना। मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या चाहते हैं मुझसे, पर मैं अपने घर आ गई। मैंने भी दिल में सोचना शुरू कर दिया कि शायद इस तरह मेरा मसला हल हो जाए। मैं रात के 1 बजे दुल्हन बनकर अपने घर की छत पर पहुंच गई थी। घर की छत पर काला स्याह सन्नाटा था। आसपास की छतें जुड़ी हुई थी। हमारे घर के पास एक खाली घर था, उसकी भी छत पर अक्सर वीरानी और उदासी रहती। मुझे डर भी लग रहा था, पर फकीर के कहने पर वहां बैठ गई। अभी मुझे यहाँ बैठे हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि एक नकाबपोश, बिल्कुल वैसा ही जो उस दिन मेरे कमरे में दाखिल हुआ था, छत पर आया और मुझे दबोचकर दूसरी तरफ ले गया। इसने मेरे मुंह पर हाथ रखा हुआ था। मैं तो जान नहीं सकी कि ये हो क्या रहा है। बस फिर थोड़ी ही देर के बाद में एक गाड़ी में और उसके बाद मैं एक कमरे में मौजूद रो रही थी। मेरे सामने वही इंसान बैठा था जो उस दिन मेरे कमरे में आते हुए मैंने देखकर शोर मचाया था, जिसके चेहरे पर नकाब था पर उसकी आंखें मुझे याद थीं। उसके मुंह से निकलने वाली कहानी ने मुझे एहसास दिलाया कि जिंदगी में हमेशा सब कुछ गलत नहीं होता और ना ही वैसा होता है जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं। उस शख्स ने मुझे बहुत इज्जत से रखा और कहने लगा, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम्हारा और मेरा निकाह बचपन में हो चुका है। ये देखो, मेरे पास निकाह नामा भी मौजूद है, इस पर तुम्हारा अंगूठा है। सब लोगों की मौजूदगी में हम दोनों का निकाह हुआ था। उसके बाद तुम्हारे चचा चची ने और मुझे तुमसे मिलने नहीं देते थे। तुम्हारी चची को तो मैंने पैसे देकर इस बात पर आमादा किया कि मुझे तुमसे मिलने दे। मुझे लगा कि
میرا بچہ ہوگا تو اس کو رحم آ جائے گا، پر اس نے میری اولاد چھین لی۔ یہ بات مجھے میرے ڈاکٹر نے بتائی تھی، یہی ڈاکٹر ہمارا بھی ہے، اس نے آج تک ہمارے ساتھ نمک حرامی نہیں کی۔ ڈاکٹر فضل نے جب مجھے بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو میرا دل کانپ اٹھا۔ میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ تم میری اولاد کی ماں بننے والی ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ ماں باپ کو منانے کے بعد ہی تمہیں میں وہاں سے بازیاب کروں گا۔ بھلا ہو ڈاکٹر فضل کا اور ان کرایہ داروں کا جنہوں نے میری مدد کی، ورنہ تو میں کبھی تم تک پہنچ بھی نہیں پاتا۔ یہ کہہ کر میرا شوہر وزیر علی خان خاموش ہو گیا اور میں سوچنے لگی، کبھی کبھی زندگی 2 پل میں کیسے بدل جاتی ہے۔ میں جو خود کو مجرم سمجھ رہی تھی، میرا احساس جرم اب خوشی میں بدل گیا تھا، کیونکہ میں ہر کے گھر تھی، اور یہ بھی کہ میرا شوہر بہت غیرت مند تھا۔